तमाम समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग का जो फॉर्मूला योगी 2.0 कैबिनेट में देखने को मिल रहा है, उसके जरिए किस तरह से मिशन 80 को पूरा किया जाएगा, उससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जा रही है। मैं ओम प्रकाश राजभर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले आज योगी कैबिनेट का विस्तार किया गया, जहां बीजेपी के 2 विधायक दारा सिंह चौहान और अनिल शर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। वहीं एनडीए में शामिल सुभाष सभा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी के विधायक सुनील कुमार को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई। 6 महीना पहले जब इन लोगों का गठबंधन बना, तभी मैंने कह दिया कि ये गठबंधन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बना है। मैं पार्टी लीडरशिप का और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा। पहली प्राथमिकता क्या रही सामने चुनाव? सरकार की नीतियों को लागू करना। 80 सीट का लक्ष्य सर जो है 80 के 80 जीतेंगे। जो जिम्मेदारी मिले उसको ईमानदारी निष्ठा से निभाओ। अगर किसी काम को आप ईमानदारी निष्ठा से निभाओगे तो 80/80 भी आएंगे और 400 भी आएंगे। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप का संकल्प लिया है और इसी संकल्प की सिद्धि के लिए कैबिनेट में नए चेहरों को शामिल करना बेहद जरूरी था। जिन 4 चेहरों को आज मंत्री पद की शपथ दिलाई गई, उनके जरिए बीजेपी ने पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों को जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की स्ट्रैटेजी को समझना जरूरी है और इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए चारों नए मंत्रियों के कास्ट फैक्टर को समझना बेहद जरूरी है। योगी की कैबिनेट में राजभर, लोनिया, राजपूत, ब्राह्मण और जाटव दलित चेहरों को जगह दी गई है। वहीं योगेश चौधरी को विधान परिषद भेजने की तैयारी की जा रही है। योगेश चौधरी को जयंत का करीबी माना जाता है। योगेश ब्रज क्षेत्र में राजनीति करते हैं और जाट समुदाय से आते हैं। एनडीए ने मथुरा के आसपास के इलाकों में जाट वोटर्स को लुभाने के लिए योगेश चौधरी को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है। बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन से पश्चिमी यूपी की 27 सीटों का समीकरण साधा जा रहा है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने मिलकर 8 सीटों पर कब्जा किया था। इन्हीं 8 सीटों पर बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत करने की जुगत में है। आरएलडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 2 प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए। राजकुमार सांगवान को जहां बागपत से तो वहीं चंदन चौहान को बिजनौर सीट से उतारा गया है। राजकुमार सांगवान जहां जाटों में अच्छी पकड़ रखते हैं, वहीं चंदन चौहान पश्चिमी यूपी में गुर्जरों के नेता है। बात अनिल कुमार की करें तो कैबिनेट में शामिल हुए अनिल की पकड़ जाटव दलित में अच्छी मानी जाती है। ऐसे में सीएम योगी और जयंत चौधरी ने पश्चिमी यूपी में जाट, गुर्जर और दलित समीकरण तैयार कर लिया है। राजनीतिक पंडितों की माने तो जयंत चौधरी ने इसी फॉर्मूले से खतौली उपचुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की थी। पश्चिमी यूपी की सियासत जाट, गुर्जर, मुस्लिम और दलित फैक्टर के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में मुस्लिम फैक्टर्स को छोड़ दें तो बीजेपी ने 3 फैक्टर्स साध लिए हैं। वहीं पूर्वांचल में ओबीसी नेताओं के जरिए 80 सीटों के टारगेट को लॉक कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। जब चुनाव नजदीक है तो राम विरोध में सुर निकल रहे हैं, सनातन का अपमान शुरू हो चुका है। यही तो है विपक्ष की वो रणनीति जिसके जरिए वो सोच रही है कि जनता के दिलों में अपनी पैठ बना ली जाए। लेकिन कैसा संभव है? आज आपको इसी खबर के मायने हम समझाएंगे और सनातन के ये जो दुश्मन है ये एक एक करके कैसे सामने आ रहे हैं ये आपको समझाएंगे। लेकिन इस बार क्या कुछ कहा गया है, राहुल गांधी ने किस तरह से अपमान किया है और इसके बाद कैसे पूरे देश में एक तरह से गुस्से की लहर है। लेकिन आज कहा क्या गया, अपने बयानों के जरिए ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और ये बयान इनके फ्रस्ट्रेशन को साफ तौर पर भी जाहिर करते हैं। लेकिन बयान क्या सामने आए वो सुनिए। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। देखिए, मैंने राहुल गांधी के बारे में हमेशा कई बार कहा है कि वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। वो क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, छोड़ दीजिए। ভারতবর্ষের কোনো হিন্দু যেন পূজা দিতে না যায়, ওটা একটা শপিস তৈরি হয়েছে, ওটা শুধু একটা শপিস তৈরি হয়েছে। कि बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्याओं के बूते सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी के दल के विधायक हिंदुओं का कितना और कब तक अपमान करते रहेंगे। ஆனால் நீ சொல்லுகிற கடவுள் இந்த கடவுள் என்றால், இதுதான் ஜெய் ஸ்ரீராம் என்றால்
இதுதான் பாரத மாதாக்கு ஜி என்றால் அந்த ஜெய் ஸ்ரீராமனையும் பாரத மாதாவையும் ஒருபோதும் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டோம். தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொள்ளாது. भारत माता और राम का और जय श्री राम का विरोध करते करते ये तो भारत विरोधी हो गए, देश के दुश्मन हो गए। ये तो देश ही नहीं मानते। तो सुना आपने, ये लोग कर क्या रहे हैं, ये लोग चाह क्या रहे हैं। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, जय श्री राम बोलो भूखा रहो। भाई भगवान का नाम तो इसलिए जपा जाता है कि कल्याण हो, भूखे और एक तरह से कहें कि वो समस्याएं जो जिंदगी में आती हैं वो दूर हो जाए। लेकिन राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं भगवान श्री राम का नाम ले रहे हो तो भूखे रहो। अब आप सोचिए कि क्या ऐसा कोई इस तरह का बयान कोई दे सकता है। अगर इस तरह कोई बयान दे रहा है तो उसके पीछे का मकसद क्या है ये आपको बताऊंगी। लेकिन सिर्फ राहुल गांधी अकेले नहीं है इसमें, इसी कड़ी में अगला नाम है ए राजा का, जो क्या कह रहे हैं, हम सब राम के शत्रु हैं। मतलब भगवान से तो हर कोई मित्रता करना चाहता है, लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी बोली में शत्रु शब्द आता है भगवान के लिए। ये आप अंदाजा लगाइए। मैं आपको बताती हूँ, जितने भी लोग हैं जब संकट में होते होंगे तो मन में भगवान का ही नाम लेते होंगे, लेकिन यहाँ पर भगवान को ये दुश्मन करार दे रहे हैं। राम पर विश्वास नहीं है। भाई राम पर विश्वास नहीं है तो किस पर विश्वास करेंगे, ये भी जरा बता दें ये लोग। अब देखिए समझिए, इसी में अगला जो नाम जुड़ रहा है वो नाम है जो एक तरह से आपको बताएं कि रामेंदु सिन्हा राय है। ये क्या कह रहे हैं, राम मंदिर अपवित्र और दिखावटी है। सोचिए इनके दिमाग में क्या है, ये क्या ऐसे सोचते हैं। आप सोचिए कोई मंदिर को अपवित्र कैसे कह सकता है, दिखावटी कह सकता है मंदिर को, जिसके साथ इतनी आस्था जुड़ी होती है। भगवान से हर कोई ये कहता है कि भगवान हमारी बेड़ा पार करो, हमारी मुसीबतों को दूर कर दो। इनको मंदिर में अपवित्रता नजर आती है। सोचिए इनका दिमाग क्या है। ये सवाल तो इस पर है। कहते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो क्या इन सब का वही हाल होने वाला है। तो आपको बताते हैं कि सनातन को लेकर हमारे यहाँ ये जो बयान है ये पहले भी किस तरह से आते रहे, विवाद खड़े होते रहे, और ये जो बयान है ये हमेशा ही साबित करते रहे कि मानसिकता किस तरीके से है। आपको याद है इसमें जितेंद्र आव्हाड का नाम था, वो क्या कह रहे थे, भगवान राम को मांसाहारी बता दिया गया था उनकी तरफ से। इसके बाद कांग्रेस के उदित राज जो ये कहते हुए सुनाई दिए थे कि 500 साल बाद हो रही है एक तरह से मनुवाद की वापसी, उनको ये लग रहा था। डीएमके भी इसमें पीछे नहीं थी। डीएमके की ओर से भी सनातन की तुलना कैसे डेंगू और मलेरिया से कर दी गई थी। ये आपको याद है कि कैसे जिस चैलेंज है, इससे पहले उन्होंने जो बयान दिया था वो मैं आपको बता रही हूँ। इसी कदम में कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो शामिल हैं, जो किस तरह से सनातन का अपमान करते रहे हैं। अब आप समझिए आरजेडी भी इसमें पीछे नहीं रही है। आरजेडी ने राम मंदिर नफरत की जमीन पर बना हुआ है ये कह दिया था जिस वक्त प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही थी। और इसीलिए सवाल है कि आखिर इनको इतनी समस्या क्यों है। क्या भगवान का नाम लेना इस देश में अपराध हो गया है? क्या मंदिर में जाके पूजा करना इसमें अपराध हो गया है? स्वयं प्रसाद मौर्य, इनका तो नाम आपको पता ही है, स्वयं प्रसाद मौर्य, जो कहते रहे कि कार सेवकों पर गोली चलाना सही था, वो सही से ठहराते रहे। तो मंदिर को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के कई तरह के बयान देते रहे स्वयं प्रसाद मौर्य। अब अगला नाम समझिए, आरजेडी। आरजेडी किस तरह से सियासत करती रही, मंदिर का रास्ता गुलामी का रास्ता है, वो गुलामी का रास्ता बताते रहे। ये अलग अलग वो चेहरे हैं जो खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन जनता की भावनाओं से क्या इनको सरोकार है, सवाल ये उठता है।